हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। आंसर राइटिंग की इस सीरीज में आज का ये जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हम जीएस वन में मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे अभी तक। और ये मॉडर्न इंडिया का ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से आप उस अप्रोच को समझेंगे जो पिछली क्लासेस में हमने जहाँ से उस अप्रोच को समझना स्टार्ट किया था। हालांकि ये जो सीरीज है ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम बहुत डीप में एनालाइज कर रहे हैं, बहुत डीप में एनालाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही क्वेश्चंस कई बार हमें यूपी पीसीएस के एग्जाम में एज इट इज डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। ये क्वेश्चंस जब भी हमें एग्जाम में डायरेक्ट देखने को जब जब मिले हैं, कुछ ना कुछ चेंज अगर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स में चेंज हुआ है या फिर उसकी लैंग्वेज में चेंज हुआ है। लेकिन यदि कह दो उसके आंसर्स में जो पॉइंट्स हमें लिखने हैं, क्या उनमें चेंज हुआ है? नहीं, उन आंसर्स के पॉइंट्स में कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। फिलहाल जो समझना है हमको वो ये समझना है कि इस आंसर राइटिंग सीरीज का अभी तक फायदा क्या हो रहा है। जो इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ उनका फायदा क्या होने वाला है। वो सबसे पहले उनकी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी हो जाएगी। क्या अच्छी हो जाएगी? थिंकिंग प्रोसेस। वो थिंक करना बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उनके नोट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर होते चले जाएंगे, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो पॉइंट्स सिर्फ एक बुक से नहीं लिए गए। वो पॉइंट्स स्पेक्ट्रम, उसके बाद मॉडर्न इंडिया की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं बिपिन चंद्रा की, जैसे हो गई बिपिन चंद्रा जी की जो बुक्स हैं, उसके बाद उनकी एक आती इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, एनसीईआरटीज, और रामचंद्र गुहा जी की जो बुक है इंडिया आफ्टर गांधी, और जो स्वयं भारत सरकार द्वारा जो बुक लॉन्च की जाती है, एक द गैजेटेड ऑफ इंडिया। ये एंशियंट मिडिवल मॉडर्न 3 पार्ट्स में आती है। इसका वॉल्यूम 2, क्योंकि सरकारी एग्जाम है, सरकारी मसाला बहुत काम आता है। तो इन बुक्स से मैं आपको उन पॉइंट्स को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन क्लासेस को देखने का फ़ायदा क्या हो रहा है, तो आप जो इन क्लासेस में कंटिन्यू बने हुए हैं, सबसे पहले उनके पास जो कंटेंट होगा वो इस क्वालिटी का कंटेंट होगा कि जल्दी कहीं आसानी से वो कंटेंट आपको कहीं और क्लासेस में या किसी के नोट्स में नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैं यहाँ खुद हैंड रिटन में बताता हूँ, आप खुद देखिए ना। मैंने जितनी भी क्लासेस ली उसमें हैंड रिटन फॉर्म में उसमें हैंड रिटन फॉर्म में मैंने आपको क्लासेस में आंसर्स लिखना दिखाया। ठीक है, आंसर्स लिखा आपके सामने, मैंने पॉइंट्स उनके सामने मेंशन किए। आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे बोले जिन पे आपको खुद रिसर्च करने के लिए अपने नोट्स में ऐड करने के लिए बोला। उसके बाद जो भी टॉपिक्स मैंने क्वेश्चंस में जो भी टॉपिक्स मैंने लिए वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड थे। तो एटलीस्ट हम एक क्वेश्चन जीएस वन का करें, एक जीएस टू का करें, तो ऐसा करने से बढ़िया कि हमने मॉडर्न इंडिया को कई पर्सपेक्टिव में देखने का प्रयास किया। उसके बाद हमने अप्रोचेस देखी। हमने हर अप्रोच में एक अप्रोच अगर सीखी, मान लीजिए ए अप्रोच सीखी, तो उससे हम कंटिन्यूसली 5 से 6 सवाल 7 सवाल आसानी से उस अप्रोच पे आसानी से टैकल करने की स्थिति में थे। उसके बाद जिनके नोट्स अच्छे होते चले गए, जिनके नोट्स की क्वालिटी इंप्रूव होती चली गई, उन्होंने एट द एंड में क्या देखा? कि उनके आंसर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। और यदि उनके आंसर्स इंप्रूव हो रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, अगर आप मेंस देने जाते हैं तो आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे। आपको अच्छा कंटेंट, क्योंकि आपने रिवाइज किया होगा, समझा होगा। और अगर आपके नोट्स इंप्रूव हो चुके हैं, अगर आपके नोट्स इंप्रूव हो रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी थॉट प्रोसेस कंटिन्यूसली, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव होता चला जा रहा है, कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है। इससे फायदा क्या हो रहा है? ध्यान से इसे समझने वाली चीज क्या है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को कितने डाइवर्स तरीके से आपको सोचना है, आपके मन में वो पॉइंट्स आ जाते हैं सबसे पहले। और उन पॉइंट्स पे यदि आपके पास उन पॉइंट्स में कंटेंट उपलब्ध नहीं है, फिर भी आप उसको मैनेज करने की
स्थिति में होते हैं, फिर भी आप उसे मैनेज करने की स्थिति में होते हैं। ये खासियत है इन आंसर राइटिंग क्लासेस की। कुछ बच्चे पर्सनली मुझे मैसेज किए टेलीग्राम पे, और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें पता नहीं, मेरे एक फ्रेंड ने आईडी दे दी तो वहां से मिले, तो उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज करके बोला कि सर आप पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए इस आंसर राइटिंग क्लास की। मैं इस आंसर राइटिंग क्लास की पीडीएफ आपको जरूर दे दूंगा, जिसमें क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखिए, जिसमें क्वेश्चंस होंगे, मेरे खुद के हैंड रिटन स्लाइड्स में, जो हैंड राइटिंग से मैंने जो स्लाइड्स बनाई हैं वो आपको उसमें होंगी, वो नोट्स होंगे, और उन नोट्स में जो पॉइंट होंगे उनका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन आपके लिए क्लास देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे हैंड रिटन करके क्यों लिखता हूँ। पहले कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे क्लियर कर देने चाहिए थे अभी तक। मैं हैंड राइटिंग में इसलिए लिखता हूँ कि कंसंट्रेशन आपका बना रहे। मैं अगर एक पीडीएफ लगा दूं और ऐसे ऐसे करके उसके आंसर्स के सारे पॉइंट कंटिन्यूसली पढ़ दूं, तो ना ही आपका कंसंट्रेशन बनेगा, सारे पॉइंट्स स्पीड में आपके सामने से निकल जाएंगे। ठीक है, सारे पॉइंट स्पीड में आपके सामने से निकल जाएंगे, और जो कंटेंट समझ के साथ और जो थॉट बिल्ड होना चाहिए था आपका, जो थिंकिंग आपकी बिल्ड होनी चाहिए थी, वो थिंकिंग कहीं ना कहीं डाउन होती चली जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन देने के बाद आपको 1-2 मिनट का टाइम भी देता हूँ कि आप थिंकिंग प्रोसेस पे काम करें, इसलिए मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम भी देता हूँ कि आप थिंकिंग प्रोसेस पे थोड़ा बहुत एटलीस्ट काम करें, जिससे आपके आंसर्स की क्वालिटी क्या हो, इंप्रूव हो। आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो आप देखेंगे आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। यानी कुल मिला के हैंड रिटन में लिखने का इसलिए मेरा ये उद्देश्य है। ठीक, अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पे, और आज के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। लिखा है, यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव यानी कि 1857 का विद्रोह बोल लीजिए इसको, ठीक है, किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। ध्यान से पढ़िए, किस विद्रोह की बात हुई, ध्यान से पढ़िए, 1857 के विद्रोह की बात कर रहा है, क्लियर है, 1857 के विद्रोह की बात कर रहा है, वेरी गुड, चलिए ठीक है। और औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ की बात की जा रही। बोल रहा है, प्राइसिंग constitutes an improvement watershed in evolution of British policies toward colonial India। यानी इसके बाद, यानी 1857 के विप्लव यानी 1857 के विद्रोह के बाद, ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन आप पूरा यहां रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ आती हुई चलेंगी। बोला 1857 के विद्रोह के बाद, ध्यान से सुनिए, सुनने पे फोकस करिए, स्लाइड में मैं तो बाद में लिखूंगा ही। 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश नीतियां थी, क्या बोल रहा, जो ब्रिटिश नीतियां हैं, ध्यान से देखिए, जो ब्रिटिश नीतियां हैं उनमें क्या आया, एक ऐतिहासिक मोड़ आया। क्वेश्चन को तोड़ दिया मैंने, सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को तोड़ दिया, ठीक है। उनमें क्या है, एक ऐतिहासिक मोड़ आया। अच्छा, किस लिए आ गया था भैया, अरे 1857 का विद्रोह हुआ था ना, इस वजह से नीतियों में ऐतिहासिक मोड़ आ गया। यानी इसने कुछ ब्रिटिश नीतियों पे इंपैक्ट डाला, या ब्रिटिशर्स ने, ध्यान से सोचिए आप, ब्रिटिश ने क्या सोचा, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये विद्रोह हो गया है, यानी कहीं ना कहीं जो हमारी नीतियां हैं, यानी कहीं ना कहीं जो हमारी नीतियां हैं उनमें कोई ना कोई कमियां जरूर हैं, जिनकी वजह से ये विद्रोह इतनी आसानी से हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन नीतियों में चेंज करने का डिसीजन लिया। ठीक है, क्या ये समझ आया आपको, उन्होंने नीतियों में चेंज करने का डिसीजन लिया, क्या ये समझ आ गया आपको। तो क्या मैं एक लाइन में इसको ऐसे बोल सकता हूं, अभी तक क्या एक लाइन में मैं इसे ऐसा बोल सकता था, एक सेकंड, ये क्या हुआ, हाँ, तो क्या मैं इसे एक लाइन में ऐसे समझ सकता था कि ऐतिहासिक मोड़ आया, ब्रिटिश नीतियों में ऐतिहासिक मोड़ आया, किसकी वजह से, 1857 के विद्रोह की वजह से। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, यानी ब्रिटिशर्स को कुछ ऐसा लगा कि हमारी नीतियों में कमियां थी, इस वजह से 1857 का विद्रोह हुआ, तो हमें अपनी पॉलिसीज में क्या करना चाहिए, पॉलिसीज में चेंज करना चाहिए, या
1857 का विद्रोह हो चुका है, अब आगे ऐसा विद्रोह ना हो, इस वजह से हमें अपने पॉलिसीज में, हमने अपनी नीतियों में क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। हमें अपनी नीतियों में क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। क्या ये समझ आया? ये पॉइंट आपको समझ आया या नहीं? देखिए, इस अप्रोच को समझने से पहले, इस क्वेश्चन की अप्रोच को समझने से पहले, इस क्वेश्चन की अप्रोच को समझने से पहले आप मैंने ये बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया? समझ आ गया। अच्छा, पॉलिसी में क्या किए, चेंजेस किए। ध्यान से अब देखिए, ध्यान से, पॉलिसी में क्या हुए, चेंजेस हुए। पॉलिसी में चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए। अच्छा, अगर पॉलिसी में चेंजेस हुए, किसके बाद हुए, 1857 के विद्रोह के बाद चेंजेस हुए। ध्यान से, 1857 के विद्रोह के बाद चेंजेस हुए। तो मान लीजिए ए पॉलिसी है, तो ए पॉलिसी कुछ पहले 1857 के पहले कुछ रही होगी, उस पॉलिसी में कुछ चेंज हो गया, तो 1857 के बाद कुछ और हो गई। समझ आया? यानी ए पॉलिसी में मान लीजिए पहले ये 4 पॉइंट लिखे हुए थे, बाद में उस पॉलिसी में से 5 पॉइंट हो गए, यानी कुछ पॉइंट्स में चेंजेस भी हो गए। क्या आपको समझ आया? ये प्रोसेस समझ आया? ये अप्रोच समझ आई? बोलिए हाँ या ना, ये अप्रोच समझ आई? अच्छा, अगर अप्रोच समझ आ चुकी है तो अब जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए ए पॉलिसी है, और ए पॉलिसी में क्या हुआ, पहले तो ए पॉलिसी में कोई चेंज आया। सबसे पहले ए पॉलिसी में कोई चेंज आया, लेकिन किसने चेंज किया, ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी में क्या किया, चेंज किया। ब्रिटिशर्स ने अपने पॉलिसी में क्या किया, ध्यान से, ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी में क्या किया, चेंज किया। किसके बाद किया, 1857 के विद्रोह के बाद क्या किया, चेंज किया। तो यानी जो ये पॉलिसी रही होगी, ये पॉलिसी ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1857 के पहले कुछ रही होगी, और 1857 के बाद कुछ और हो गई। क्यों, बताइए? ये खाका आपको समझ आ गया? समझ आ गया? अब ध्यान से, अब हम एक अप्रोच समझते हैं, यानी हमें ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ गया कि हमें आंसर कैसे करना है। हमें आंसर करना है, पहले 1857 की पॉलिसी बता देनी है, 1857 के पहले पॉलिसी, और उस पॉलिसी को फिर 1857 के बाद का बता देना है। लेकिन अब पॉलिसी कौन कौन सी, ये भी तो देखना है। तो क्या हम पिछली अप्रोच पे काम करें? बोले सर जी हाँ। बोले GS1, GS2, GS3 और GS4। बोले सर ये क्या है? क्या हम GS वाइज अप्रोच पे चल सकते हैं? कैसे? क्या हम ब्रिटिशर्स की, जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा, क्या हम ब्रिटिशर्स की सामाजिक नीतियों पे बात कर सकते हैं? क्या उनकी पहली जो सामाजिक नीतियां थी वो 1857 के पहले कैसी थी, और 1857 के बाद कैसी हो गई? ठीक है, अच्छा सर, वेरी गुड। क्या हम राजनीतिक पॉलिसी पे बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल पॉलिसी पे बात कर सकते हैं कि 1857 के पहले पॉलिटिकल पॉलिसी कैसी थी, 1857 के बाद पॉलिटिकल पॉलिसी कैसी होगी? वेरी गुड। अच्छा, क्या हम GS2 में ही प्रशासन संबंधी नीतियों पे बात कर सकते हैं? प्रशासन संबंधी जो नीतियां थी वो 1857 के पहले कैसी थी, और 1857 के बाद कैसी? बिल्कुल सही। अच्छा, क्या हम GS3 में ही, GS2 में ही सॉरी, स्थानीय शासन संबंधी, स्थानीय शासन संबंधी नीतियों पे बात कर सकते हैं? यानी 1857 के पहले कौन सी नीतियां थी, और 1857 के बाद कौन सी नीतियां थी? अच्छा, क्या हम GS3 में ही, सॉरी GS2 में ही सेना संबंधी नीतियों के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं? अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे हम काम कर रहे हैं कि यार ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा GS1 अप्रोच पे चल सकते हैं, GS2 अप्रोच पे चल सकते हैं। यानी GS1 2 3 हटा दो, तो ऐसा समझ सकते हैं सामाजिक नीतियां देख सकते हैं, राजनीतिक नीतियां देख सकते हैं, स्थानीय सामाजिक नीतियां देख सकते हैं, राजनीतिक नीतियां देख सकते हैं, प्रशासन संबंधी नीतियां देख सकते हैं, स्थानीय शासन संबंधी नीतियां, सेना संबंधी नीतियों को बात कर सकते थे। अच्छा, अच्छा, तो थोड़ा सा और अगर थोड़ा सा इसको डाइवर्स करें, तो क्या हम कानूनी नीतियों पे भी विचार कर सकते हैं? ब्रिटिशर्स की कानूनी नीतियों के बारे में भी हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। 1857 के पहले उनकी जो कानूनी नीति थी, वो 1857 के बाद उसमें क्या चेंजेस कर दिया, उसमें क्या ऐतिहासिक मोड़ आ गया, बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा, क्या हम थोड़ा GS3 पे अगर बात करें, तो उनकी आर्थिक नीति पे बात कर सकते थे? अच्छा, याद हो, अगर आप पिछली क्लासेस कंटिन्यूअसली करते चले आ रहे हैं, तो हमने आर्थिक नीति पे पूरा एक क्वेश्चन किया हुआ है ब्रिटिशर्स की। क्लियर है? ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीति पे आप अगर इसको स्लाइड में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख लें, पिछली क्लास जरूर देखें,
पिछली क्लासेस जरूर अटेंड करें, उसमें मैंने एक क्वेश्चन ब्रिटिश के आर्थिक नीति पे बहुत डीप में कराया है। अच्छा, GS3 में क्या हम वन नीति पे बात कर सकते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पर्यावरण को लेके कौन सी नीतियां 1857 के पहले क्या थी और 1857 के बाद क्या हो गई। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने वहां पे दूसरी अप्रोच से किया था, यहाँ पे दूसरी अप्रोच से देखने का प्रयास करेंगे। बताइए, क्या हम पहले क्या, अब देखिए अगर एक पॉइंट हमने इसमें लिखा, 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हमने सिर्फ 1857 के पहले वाले में लिख दिए और 8 पॉइंट हमने 1857 के बाद वाले में लिख दिए, तो हम देखेंगे कि हमारे पास 16 पॉइंट आंसर्स में लिखने के लिए हो जाएंगे। क्या हमारे पास 16 पॉइंट आंसर्स में लिखने के लिए हो गए? बोलिए, यहां तक अगर आपको क्लास समझ आ गई है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, तो हम इसके कंटेंट पे थोड़ा सा काम कर लें, थोड़ा सा कंटेंट पे काम करते हैं, ठीक है? ध्यान से। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि जैसे सर इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। इंट्रोडक्शन पे मैं बहुत आसानी से आपको एक क्लास दूंगा और इंट्रोडक्शन पे ही इसमें बात करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस पे। फिर भी अगर आप एक लाइन लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे एज अ इंट्रो लिखे दे रहा हूँ कि एज अ इंट्रोडक्शन मैं आपके लिए एक पॉइंट लिख रहा हूँ जो आपके समझने के लिए रहेगा। सिर्फ मैं अभी इंट्रोडक्शन पे कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिखता हूँ। देखो ध्यान से, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, जो आपको समझना चाहिए। विपिन चंद्रा के अनुसार 1857 के विद्रोह ने 1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को गहरा झटका दिया। सबसे पहले आपने बताया किसके बारे में बात हो रही थी, 1857 के बाद चेंजेस आए ना, तो थोड़ा सा एक लाइन में मैंने जल्दी से बताया कि 1857 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ब्रिटिश प्रशासन को कुछ झटका लगा, कुछ हुआ जिसकी वजह से, और इसके पुनर्गठन को मैं, अगर अच्छा ध्यान से समझिए, क्या इसके बाद मैं ऐसा लिख सकता हूं, समझने का प्रयास करिए, कि जिसने ब्रिटिश नीतियों में पुनर्गठन को अपरिहार्य बना दिया। वास्तव में भारतीय समाज, ध्यान से सुनिए, भारतीय समाज, भारतीय सरकार भारतीय सरकार और भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था भारतीय सरकार, भारतीय समाज और भारतीय अर्थव्यवस्था सभी में विद्रोह के बाद के दशकों में महत्वपूर्ण क्या हुए, परिवर्तन हुए। क्या आप ये 2 लाइन में इतना नहीं समझा सकते थे, 3 लाइन में? इंट्रोडक्शन में आपको लिखना क्या है कि आप अपने मेन मुख्य भाग में लिखने क्या वाले हैं, उसकी झलक आपको इंट्रोडक्शन में मिल जानी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में हम समाज से रिलेटेड पॉइंट लिखेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉइंट लिखेंगे, अर्थव्यवस्था से संबंधित पॉइंट लिखेंगे। देखिए, मैंने समाज से संबंधित पॉइंट लिखना था, गवर्नेंस से संबंधित पॉइंट लिखने थे, सेना से संबंधित पॉइंट लिखा, अर्थव्यवस्था से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित पॉइंट हम अपने मुख्य भाग में लिखने वाले हैं। फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन में आप समझने के लिए लाइन लिख लें, विपिन चंद्रा के अनुसार 1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को गहरा झटका दिया, और अगर इसके और इन नीतियों के पुनर्गठन को अपरिहार्य बना दिया, जैसे भारतीय समाज, भारतीय सरकार, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्रोह के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले ब्रिटिश नीतियों में। फिलहाल अब हम बात करते हैं, अपने मुख्य मुद्दे पे आते हैं और हम बात करते हैं अपनी क्लासेस में, अपने कंटेंट में, मुख्य भाग में, इसमें मुख्य भाग में, ठीक है? ध्यान से समझते हुए चलेंगे। जब भी कोई नीति देखेंगे उसको 1857 के पहले देखेंगे और उसको 1857 के बाद देखेंगे। हम अपनी देखो सामाजिक नीतियों पे बात कर रहे हैं, देखो बिना टाइम वेस्ट के समझते हुए चलना है, क्योंकि इधर उधर की बातों में हम समय व्यर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, हम समझते हुए चलेंगे तो आसानी से कवर हो जाएगा 30-40 मिनट में, टाइम वेस्ट नहीं होगा, अपना भी नहीं ना आपका। तो सामाजिक अर्थ, उसमें सामाजिक नीतियों में बात करते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सुधारवादी उत्साह जैसे विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन, ठीक है,
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। उसके बाद एक पॉइंट ये होगा, लिख रहे हैं आप। अगला पॉइंट क्या आप ये नहीं लिख सकते, पश्चिमी शिक्षा का परिचय। यानी ये जो हमने लिखा, ये हमारी 1857 के पहले, 1857 से पहले ये दो नीतियां नहीं कारगर थी कि सुधारवादी उत्साह जैसे दिखता था। ठीक है, तो 1857 के बाद क्या हुआ समाज में, देखो 1857 के बाद क्या चेंजेस हुए, क्या उन्होंने अपनी नीतियों में चेंज किया। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता पर जोर दिया उन्होंने। ध्यान से देखिए, उन्होंने धर्म की स्वतंत्रता पे जोर दिया, क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते थे। ठीक है, और टकराव से बचते थे। किससे बचते थे, टकराव से बचने की नीति अपनाई। ठीक है, टकराव से बचने की नीति अपनाई, फर्जी लड़ाई नहीं लेनी थी उनको, क्या हम ऐसा बोल सकते थे। यानी कि अगर इसको एक्सप्लेनेशन करें इस पॉइंट को, तो धर्म, ऐसा बोल सकते हैं हम, धर्म के रीति रिवाजों में, धर्म के रीति रिवाजों में कोई हस्तक्षेप नहीं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, धर्म के रीति रिवाजों में कोई हस्तक्षेप नहीं। स्थानीय शिक्षा का प्रसार किया उन्होंने सबसे पहले। तो कहाँ ये पश्चिमी शिक्षा पे जोर दे रहे थे, तो उसके बाद स्थानीय शिक्षा का विस्तार किया, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि हंटर एजुकेशन, भारतीय भावनाओं से जुड़ा था। भारतीय भावनाओं से जुड़ा, क्या ये हंटर एजुकेशन हमको समझ आ रहा है, हंटर एजुकेशन आयोग जो 1882 का। तो क्या अब हम सामाजिक शिक्षा में मुख्य भाग में ब्रिटिश नीतियों में जो 1857 के पहले की कुछ देखा मैंने, फिर उसके बाद 1857 के बाद क्या चेंजेस हो गए, क्या हम वो अब समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्या हम आसानी से समझ के हम इसको समझ नहीं सकते, बताइए ध्यान से। और क्या आसानी से समझ आ रहा है, अगले पॉइंट पे डिस्कस करें, अगले पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आप चाहें तो और ऐड कर लीजिए। अच्छा, मैकाले का ऐसे लिख लीजिए, मैकाले का शिक्षा पर जो नीति थी 1835 वाली, उसमें भी तो चेंजेस आया। मिनट्स, मैकाले का शिक्षा मिनट्स वाली नीति पे। अब हम जरा राजनीतिक पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, राजनीतिक पे क्या क्या चेंजेस हुए। जैसे कि 1857 से पहले की बात करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इधर बात करेंगे 1857 के बाद। ठीक, अब ध्यान से देखिए, आप केवल आप समझ, सिर्फ मैं लिखूंगा आप आसानी से समझेंगे, क्योंकि अगर मॉडर्न इंडिया आपने पढ़ी, मैंने लिखा और आप आसानी से समझ जाए। क्या हम यहाँ पे विलय की नीति का एग्जाम्पल नहीं दे सकते। जैसे 1856 में अवध का विलय हुआ था, क्या हम ये एग्जाम्पल अपने क्वेश्चंस में कोट नहीं, अपने आंसर्स में कोट नहीं कर सकते। जैसे क्या हम व्यपगत का सिद्धांत कोट नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे सतारा का, झांसी का विलय। क्या आप हम बताइए, क्या ये समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आया। अब देखिए, फिर उसके बाद उन्होंने विलय की नीति को क्या किया, विलय की नीति को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, इसको अपनाना बंद कर दिया। ठीक है, फिर उन्होंने उन्होंने रानी की घोषणा करी सबसे पहले। ठीक है, क्या हम ये पॉइंट समझ रहे हैं, यानी क्राउन शासन की स्थापना की, क्राउन शासन की स्थापना हुई, ये पॉइंट समझ आया, क्राउन शासन की स्थापना। फिर उसके बाद भारतीय
परिषद अधिनियम देखने को मिला 1861 का। क्या हम अपने आंसर्स में इसका मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि 1857 के बाद ही तो पॉलिसी में चेंज हुआ, 1857 की पॉलिसी ही तो चेंज हुई। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। क्या हम ये पॉइंट नहीं ऐड कर सकते? उन्होंने हिंदू वर्सेस मुस्लिम की नीति अपनाई, उन्होंने राजा वर्सेस प्रजा की नीति अपनाई। 1857 के पहले और 1857 के बाद उनकी नीतियों में कुछ इस प्रकार के चेंजेस हमको देखने को मिले। क्या ये हमें चेंजेस समझ आ रहा है, कैसे उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई? अच्छा, अगर हम प्रशासन संबंधी छोटी सी नीतियों पे बात करें 1857 से पहले की, पूरा कंसंट्रेशन आप यहाँ रखिएगा, इसीलिए मैं आपके साथ लिखता चल रहा हूँ जिससे आपका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ बना रहे। 1857 के बाद, ठीक, मैं पीडीएफ चाहूँ तो लगा दूंगा, ना पीडीएफ कलेक्ट करेंगे ना कुछ करेंगे, ठीक। तो जैसे 1857 के पहले क्या था, जो उच्च पद होते थे प्रशासन में, उच्च पद जो होते थे प्रशासन में, वो भारतीयों के लिए क्या होते थे, भारतीयों के लिए बंद होते थे, ठीक है, भारतीयों के लिए बंद होते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, समान अवसर की नीति आई। उसके बाद समान अवसर की नीति हमको देखने को मिली किसमें, भारतीय परिषद अधिनियम में हमको समान नीति देखने को मिली 1861 के नियम में, ठीक है। यहां से समझ आ रहा है आपको? अब जैसे उदाहरण के लिए आप सत्येंद्र नाथ टैगोर जी का नाम लिख सकते हैं, अगर उदाहरण देना चाहें आप, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी का नाम मेंशन कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, पहले भारतीय आईसीएस ऑफिसर्स थे, ठीक है, 1863 में। अब ध्यान से जरा मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं, इसी का कंटेंट है, इसी का कंटेंट है। यानी परीक्षा कहाँ होती थी, ध्यान से, परीक्षा कहाँ होगी, लंदन में, ठीक है। माध्यम क्या होता था उसका, अंग्रेजी, ठीक है, माध्यम क्या होगा, अंग्रेजी। अच्छा, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम ग्रीक, ग्रीक भाषा में, ठीक है। और एज में क्या कर दी थी उन्होंने, कमी कर दी थी, एज में क्या कर दी थी, कमी। सीमित भारतीय प्रतिनिधित्व था, ध्यान से, लेकिन लिमिटेड था, जो भी था वो क्या था, लिमिटेड था। एकदम से नहीं कि सब कुछ सारे अधिकार, सब कुछ सारी पोस्टें उनको मिलना शुरू हो जाए, लेकिन हाँ कुछ दिया जरूर उन्होंने, कुछ चेंजेस उनको देखने को मिले। जैसे अगर हम स्थानीय शासन की बात करें, हम किन किन चीजों में बात कर चुके हैं, ध्यान से ये भी समझते चलना। क्या हमने सामाजिक नीतियों पे बात कर ली, बिल्कुल कर ली। क्या हमने राजनीतिक पॉलिसी पे बात करी, बिल्कुल करी। क्या हमने प्रशासनिक नीतियों पे बात करी, बिल्कुल करी। क्या हम इस पे बात करने जा रहे हैं, हाँ जी हाँ, हम इस पे बात करने जा रहे हैं। स्थानीय शासन पे अगर बात करें तो 1857 से पहले और 1857 के बाद, और क्या, 1857 से पहले और 1857 के बाद। 1857 से पहले क्या था, शासन में समुदायों की जो भागीदारी थी, शासन में समुदायों की जो भागीदारी थी वो कैसी थी, सीमित। तो 1857 के बाद क्या हो गया, अगली एक लाइन में मैं आप समझ जाएंगे, जैसे ही मैंने लाइन लिखी, लॉर्ड मेयो, कुछ याद आया, लॉर्ड मेयो द्वारा, अगर पढ़ा है तो आपको याद आ गया होगा, विकेंद्रीकरण की नीति से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का विकास हुआ। क्या हम ये समझ पा रहे हैं, क्या हम ये समझ पा रहे हैं? जैसे भारत प्रशासनिक प्रक्रिया में स्थानीय नेताओं को शामिल करना, यानी स्थानीय नेताओं को शामिल करना। अधिनियम जैसे स्थानीय स्वशासन पर रिपन का जो संकल्प था, किसका, रिपन का संकल्प 1882। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम मेंशन नहीं कर सकते अपने आंसर्स में, बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एक ही एक पॉइंट तो देना था, हम आसानी से 16 पॉइंट बहुत जल्दी आसानी से समझते हुए चल सकते हैं, ठीक है। तो कितनी आसानी से हम सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। स्थानीय शासन के बारे में अगर मैंने लिख लिया
क्या अब हम एक पॉइंट और मेंशन नहीं कर सकते? बोले कौन सा सर? सेना के पॉइंट को, सेना के पॉइंट को मेंशन नहीं कर सकते? यानी सहायक प्रणाली की जो अनुपात था वो 1:3 का अनुपात था 1857 से पहले, 1857 से 1857 के बाद इसका अनुपात चल रहा था। अच्छा, अच्छा, इसका अनुपात चल रहा था तो इसके बाद क्या देखने को मिला? जाति आधारित रेजिमेंट देखने को मिले। जाति आधारित रेजिमेंटों में विभाजन, ये देखने को मिला हमको। इसके बाद क्या चेंजेस देखने को मिला? जाति आधारित रेजिमेंटों में विभाजन, मार्शल रेस, जैसे भारतीय सैनिकों की उनके क्षेत्रों से दूर तैनाती कर देते थे, ये भी लिख सकते हैं। भारतीय सैनिकों की उनके क्षेत्रों से दूर तैनाती कर देते थे। और समाचार पत्र जो सैनिकों तक पहुंचते थे और जो पत्रिकाएं उन तक पहुंचती थी, पत्रिकाएं, उन पे क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया, उन तक पहुंचने नहीं दिया गया। ठीक है, पहुंचने से मतलब उतनी दूर नहीं भेज सकते थे, ऐसा समझ लीजिए कि इन सैनिकों तक ये पत्रिकाएं नहीं पहुंच पाती थी। जब पत्रिकाएं नहीं पहुंचेंगे तो वहां पे क्या हलचल हो रही है उन्हें पता लगेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट अगर मैं इसी इसी साइड का ऐड करूं तो अनुपात जो था यूरोपीकरण में 1:2 से 2:5 बंगाल में था, और ये मद्रास में। क्या ये समझ आया आपको? जो यूरोपीयकरण का जो अनुपात चल रहा था वो 1.2 और 2.5 का चलने लगा था। उसके बाद कानूनी रूप से क्या चेंजेस हुए, ये इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कानूनी रूप से क्या चेंजेस हुए। 1857 से पहले और 1857 के बाद। 1857 के पहले क्या लिख सकते हैं हम? ब्रिटिश कानूनी ब्रिटिश कानूनी सिद्धांतों को बिना ज्यादा विचार किए लागू कर देते थे। ब्रिटिश कानूनी सिद्धांत को बिना ज्यादा विचार किए लागू कर देते थे। और भारतीय परंपराएं, ऐसा समझ लीजिए, भारतीय कानूनों का सीमित संहिताकरण। क्या ये पॉइंट हमें आसानी से क्लियर हुआ? अब जैसे इसके बाद हमें क्या देखने को मिला? 1860 भारतीय दंड संहिता, ये देखने को मिली हमको। 1800 प्रक्रिया की शुरुआत 1861 में हुई। ठीक है, प्रक्रिया की शुरुआत 1861 में हुई। कानूनी ढांचा तैयार किया गया, इसका एक कानूनी ढांचा तैयार किया गया। और जैसे बंबई में उच्च न्यायालय, बंबई में उच्च न्यायालय की क्या की गई? स्थापना की गई। कलकत्ता और मद्रास में भी 1862 में की गई। बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये पॉइंट हमको आसानी से क्लियर हो गया। अच्छा, हमने कौन कौन से पॉइंट्स पे कुछ कंटेंट निकाल लिया, यानी अब आपको क्या करना है, इन कंटेंट पे थोड़ा थोड़ा सा देख लेना है अपने नोट्स में। अब इनके बारे में मैं बहुत डिटेल में अगर समझाने लगा तो बेटा बहुत टाइम हो जाएगा। मुझे पहले तो आपको कुछ पॉइंट्स बता देने जल्दी जल्दी से कि आप पहले इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लें। अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो आपके नोट्स में ये पॉइंट जरूर होने चाहिए। जैसे सेना से रिलेटेड ये सहायक प्रणाली का अनुपात, यूरोपीकरण का अनुपात, जाति या रेजिमेंट, ये वाला फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप अपने नोट्स में कानून से रिलेटेड, जैसे ये वाले कानून, ये क्या चेंजेस हुए उसमें, कैसे बनाए गए, तो ये कुछ चेंजेस, कुछ इन्फॉर्मेशन आप अपने नोट्स में कंटिन्यूसली ऐड करते चलेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। अच्छा, आर्थिक की अगर बात करें
तो 1857 से पहले और 1857 के बाद कुछ ना कुछ तो रही होगी। तो जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी जैसे शोषक के रूप में, ठीक है, उसके बाद राजस्व प्रणालियां जो थी, राजस्व प्रणालियां जैसे अगर आपने इनको देखा हो, परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, आपने ये पढ़े होंगे, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। फिर वहां से 1857 के बाद क्या हुआ, ईआईसी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर वहां से किसका शासन आ गया, ब्रिटिश का सीधा शासन हो गया। वहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा शासन, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा शासन देखने को मिला। और आर्थिक शोषण क्या होता चला गया, आर्थिक शोषण जारी रहा और बढ़ता ही गया, ठीक है। और जो शासन था वो सीधे किसके अधीन हो गया था, क्राउन के, यानी क्राउन के अधीन शासन हो गया था पूरा। तो ये आर्थिक में आप ये डायरेक्ट देख सकते हैं। और वन नीति की अगर हम बात करें, वन नीति की अगर बात करें तो आपने पिछली क्लास में 1857 से पहले देखें, पिछली क्लास में थोड़ा सा देखा हुआ है, आप चाहे तो वो वाला पॉइंट देख सकते हैं 1857 के बाद, ठीक। तो अगर वो पॉइंट वहां से ऐड कर लें तो बहुत बढ़िया। यानी मैं एक पॉइंट में इसको समझा देता हूँ, वन संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, ठीक। पहले ये था अनियंत्रित तरीके से उसको खत्म करने पे लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद भारतीय वन अधिनियम आता है 1865। उन्होंने चेंजेस किए हैं लेकिन अपने लिए किए हैं, ये ध्यान रखना। ब्रिटिशर्स ने चेंजेस अपने लिए किए हैं, कोई हम लोगों के लिए नहीं कर दिए थे। भारतीय वन अधिनियम, फिर उसके बाद इसके बारे में आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक। इसके बारे में अब आपको पढ़ना है, ध्यान रखिए। इंपीरियल इंपीरियल वन विभाग की स्थापना। फिलहाल के लिए मैंने आपको जितना कंटेंट दिया ये सफिशिएंट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस कंटेंट पे थोड़ा सा वर्क करना है। यानी जब भी वन नीति की बात आएगी तो आप वन नीति के बारे में 1857 के कैसे वो दोहन करते थे वो देखना है अपने नोट्स में, अपनी बुक्स में। फिर 1865 का भारतीय वन अधिनियम देखिए, इंपीरियल वन विभाग की स्थापना देखिए, कैसे स्थानीय लोगों को वन के संसाधनों की पहुंच से सीमित कर दिया गया, सिर्फ ब्रिटिशर्स इसका यूज करते थे। आर्थिक नीतियों को कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी शोषक थी और राजस्व प्रणालियों को कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटा के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया। आर्थिक शोषण फिर भी बना रहा, क्राउन का शासन सीधे कम शासन होता चला गया, क्राउन द्वारा पूरा शासन स्टेब्लिश हुआ। फिर कानूनी रूप में कौन कौन से चेंजेस हुए ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उसके पहले सेना के लिए देखा, स्थानीय शासन संबंधी हमने देखा, स्थानीय शासन संबंधी जैसे क्या थे, फिर उसमें क्या क्या लॉर्ड मेयो द्वारा क्या विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई, नेतृत्व का संकल्प, नेताओं को कैसे उसमें चेंजेस का वो दिखाया गया, स्थानीय स्वशासन का विकास, नेताओं को कैसे इंक्लूड किया जाना था। फिर 1857 से पहले प्रशासन, उसके प्रशासन के बाद 1857 के बाद का प्रशासन, राजनीति 1857 से पहले, राजनीति 1857 के बाद। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, ठीक है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें आसानी से कन्वर्ट करने का प्रयास करना चाहिए, और ये हम तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब हमारी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस रहेगी। हम अच्छा एक सेकेंड रुकिए। हाँ देखिए, जैसे सामाजिक के बारे में हमने देखा 1857 से पहले, 1857 के बाद समाज में क्या क्या चेंजेस है वो देखे। फिर 1857 के से पहले राजनीति में कौन कौन से चेंजेस थे, 1857 के बाद क्या क्या चेंजेस हो गए, ये था कंटेंट। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को बोरियत महसूस हो सकती है इस चीज की कि आपने तो सर लिखना स्टार्ट कर दिया, कुछ समझाया नहीं। बेटा मैं यहाँ पे आंसर्स का कंटेंट पे बात कर रहा हूँ, मैं मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ा रहा हूँ जो यहाँ पे आपको मैं पूरी मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक समझाऊं, क्योंकि मॉडर्न इंडिया पढ़ाने का मतलब है फिर टॉपिक से भटक जाना, क्योंकि फिर हम टॉपिक से भी भटकेंगे, अपने कंटेंट से भी भटकेंगे। फिर अगर हम विलय की नीति पे बात करेंगे तो विलय की नीति बात करते करते हम पता नहीं कहाँ पे चले जाएं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इस नीतियों पे बात करनी थी। तो 1857 के पहले की नीति, बाद की नीति को देखा और आगे बढ़ गए। समझ आया? अब आपको करना क्या है,
आपने आज ये क्लास देखी तो इनमें जो मैंने पॉइंट्स बोले, जैसे विलय की नीति, लाडमेयो की मैंने देखी, आर्थिक नीति में राजनीतिक नीतियां, प्रशासनिक नीतियां, स्थानीय संबंध नीतियां, सेना की नीतियां, कानूनी नीतियां, वन नीति, आर्थिक नीति, मैंने ये जो नीतियां आपको बताई, अब इन नीतियों पे आप कुछ मत करिए, इन नीतियों पे आप चुपचाप अपने नोट्स में कंटेंट देखिए है या नहीं है। नहीं है तुरंत अपनी बुक्स निकालिए, स्पेक्ट्रम खोलिए, देखिए कंटेंट वहां मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैंने जो थोड़ा बहुत तो कंटेंट आपको दिया ही है यहाँ पे, फिर 250 साइड तो लिख ही दिए मैंने यहाँ पे, तो आप कुछ ना कुछ यहाँ से समझ लीजिए। लेकिन अब आपको जैसे इसके बारे में पढ़ना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना चाहिए, तो आप ये पढ़ के अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। फिलहाल की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।